पहाड़ों वाले जंगल में गोरी नाम की एक कौवी रहती थी जो जंगल में सबको परेशान करती थी। वो सबसे लड़ाइयाँ करती थी और सब पक्षियों की पिटाई करती थी। गोरी रोज सुबह अपने घर की सफाई करती और सारा कचरा उठाकर रानो चिड़िया के घर के सामने फेंक जाती थी। एक दिन रानो चिड़िया अपने घर की खिड़की से बाहर देख रही थी कि उसे गोरी कौवी कचरा लाते हुए दिखाई देती है। गोरी कौवी कचरा उठाकर फिर से चिड़िया के घर के सामने फेंक देती है। रानो चिड़िया गुस्से में अपने घर से बाहर निकलती है। गोरी की बच्ची तो तुम हो जो हर रोज मेरे घर के सामने कचरा फेंक जाती हो, उठाओ जल्दी इसे। क्यों? मैं क्यों उठाऊं? मैं तो यहीं फेंकूंगी कचरा। तुम जैसी काली कलोटी कौवी से भला कोई अच्छाई की उम्मीद भी कैसे रख सकता है? तुम जाओ यहाँ से। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे काली कलोटी कहा? गोरी कौवी रानो चिड़िया को धक्का देकर गिरा देती है और रानो चिड़िया के ऊपर बैठ जाती है। गोरी उठो, मेरा पंख दर्द कर रहा है। पहले मुझसे माफी मांग, फिर ही मैं तुझे छोड़ूंगी। मुझे माफ कर दो, मैंने गलती से सब बोल दिया। अब उठो मेरे ऊपर से। अब आइंदा मेरे बारे में अगर कोई बात की तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। गोरी वहाँ से चली जाती है और रानो चिड़िया भी रोती हुई वापस घर चली जाती है। दोपहर को रानो चिड़िया अपने घर से दाना लेने के लिए निकलती है। उसे एक पेड़ के नीचे चावलों के पौधे नजर आते हैं। वो उन पौधों से चावल तोड़ती है और वापस आती है। बुलबुल एक पेड़ पर बैठी हुई थी। वो रानो चिड़िया को आवाज देती है, रानो चिड़िया इधर तो आओ। आई अभी। रानो चिड़िया बुलबुल के पास जाती है। रानो बहन, कल मैं दूसरे जंगल फल तोड़ने जा रही हूँ, चलोगी मेरे साथ? नहीं बुलबुल बहन, मैं ज्यादा नहीं उड़ सकती। क्यों, क्या हुआ? वो गंदी कौवी फिर मुझसे सुबह लड़ाई करके गई और मेरे पंख के ऊपर बैठ गई। मेरा पंख बहुत दर्द कर रहा है। बहुत मुश्किल से घर से दाना लेने के लिए निकली हूँ। वो गंदी कौवी अब हद से बढ़ गई है, तो अब कुछ करना ही पड़ेगा। मैं घर चलती हूँ, पंख में बहुत दर्द है। रुको, मैं अपने घर से तुम्हें दवा ला कर देती हूँ। बुलबुल अपने घर जाती है और रानो चिड़िया को पंख दर्द की दवा लाकर देती है। रानो चिड़िया बुलबुल को धन्यवाद बोलकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद गोरी कौवी फिर से अपने घर से निकलती है। बुलबुल गोरी के पास जाती है। गोरी, तुम अपनी हरकतें सुधार लो। बेचारी रानो चिड़िया का पंख इतना दर्द कर रहा है, क्या ज़रूरत थी उसके साथ लड़ने की? मोटी, तू अपना मुंह बंद रख। मेरी मर्जी, मैं जिसके साथ भी लड़ूं। तुम हर रोज़ कभी किसी के साथ लड़ती हो तो कभी किसी से, बाज आ जाओ। अच्छा, तुम भी रोज बैठकर किसी न किसी से मेरी बुराई सुनती हो, तभी बैठ बैठकर बातें सुन सुनकर इतनी मोटी हो गई हो। कभी उड़ भी लिया करो, मेरी तरह स्लिम स्मार्ट तो बन नहीं सकती तुम। अच्छा, मुझे मोटा कह रही हो और तुम जो इतनी काली हो, करीमे लगाकर भी खुद का रंग नहीं बदल सकती। बुलबुल की इस बात पर गोरी कौवी को गुस्सा आ जाता है। वो बुलबुल को जोर से पकड़ती है और अपनी चोंच से बुलबुल की खूब पिटाई करती है। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मोटी कहीं की। बुलबुल को मारने के बाद गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है और बुलबुल बेचारी रोती रह जाती है। तोता बैठा अमरूद खा रहा था। गोरी कौवी तोते के पास जाती है। तोते, अपना ये अमरूद तुम मुझे दे दो। क्यों दूँ? इसे मैं इतनी मुश्किलों से तोड़ कर लाया हूँ। अगर खाना है तो खुद जाकर ले आओ। तुझे तो मैं ठीक गंदी चोंच वाला तोता कहती हूँ। तेरी इस चोंच पर जरूर किसी मक्खी ने काटा होगा, तभी तेरी चोंच इतनी मोटी है, या फिर खा खा कर तेरी चोंच इतनी मोटी हो गई है। तेरी जितनी लंबी जुबान है तभी तेरी शादी नहीं होती। क्यों कोई बेचारा कौवा तुझसे शादी करके अपना जीवन उजाड़ेगा? गोरी कौवी दूसरों का तो खूब मजाक उड़ाती थी, लेकिन अपने खिलाफ एक बात भी बर्दाश्त नहीं करती थी। वो एक लाठी उठाती है और लाठी से तोते की खूब पिटाई करती है और वहाँ से चली जाती है। लूसी कबूतरी झरने पर बैठी थी। गोरी लूसी के पास जाती है। लूसी लूसी, मैंने आज खीर बनाई है। पहले तो मैं खीर अकेले ही खाने लगी थी, फिर मुझे याद आया कि लूसी को भी खीर बहुत पसंद है। तुम चलो मेरे साथ, हम दोनों मिलकर खीर खाते हैं। मेरा भी आज खीर खाने को बहुत मन था, चलो जल्दी चलें। गोरी कौवी धोखे से लूसी कबूतरी को अपने घर ले जाती है। गोरी, कहाँ है खीर? गौरी झाड़ू लेती है और लूसी कबूतरी को पकड़ा देती है।
ये ले झाड़ू और मेरे घर की अच्छे से सफाई कर, फिर मेरे बर्तन भी धोने हैं। ये कैसा मजाक है? मैं अपने घर जा रही हूँ। कान खोल कर सुन लो, जब तक तू मेरे घर के सारे काम नहीं करेगी मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। गौरी कवि एक लंबी सी लाठी उठाती है। ये लाठी देख रही हो, अगर काम किए बिना निकली तो इसी से पीटूंगी तुझे। लूसी कबूतरी डर जाती है। वो जल्दी से झाड़ू उठाती है और पूरे घर की सफाई करती है और फिर बर्तन धोती है। फिर बजते बजाते हुए गौरी के घर से निकल जाती है। कितना मजे का जीवन गुजर रहा है, सबको डरा कर रखो, उनका खाना छीनो और अपने सारे काम करवाओ। शाम को गौरी कवि फिर से घर से निकलती है। वो सेब के पेड़ पर जाती है और हर सेब से थोड़ा थोड़ा सेब तोड़कर खाने लगती है। वहाँ पर एक बूढ़ी चील भी आ जाती है। वो गौरी को सेब खराब करते हुए देखती है। सुनो कवि, ऐसे सारे सेब खराब मत करो, तुम एक ही सेब पूरा खा लो, हर सेब पर अपनी चोंच मत मारो। क्या मतलब, मेरी चोंच तुझे गंदी लगती है जो मैं हर सेब पर अपनी चोंच मारूं तो सारे सेब खराब हो रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तेरे कहने का मतलब यही था। रुक, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। गौरी कवि बूढ़ी चील की भी खूब पिटाई करती है। बेचारी बूढ़ी चील रोते रोते अपनी गुफा वापस चली जाती है। माँ जी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? बेटी, एक कवि ने मुझे बहुत मारा है, मैंने तो उसे कुछ कहा भी नहीं था। एक ही कवि है गौरी कवि इस जंगल में, उससे तो मैं अभी बदला लेती हूँ। माही चील एक मोटा सा डंडा उठाती है और गौरी कवि के पास जाती है। माही चील उस मोटे डंडे से गौरी कवि की खूब पिटाई लगाती है। माही चील गौरी कवि को मार मार कर उसके पंख तोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। गौरी कवि तो अब उड़ भी नहीं सकती थी, वो टूटे पंखों के साथ वहीं पड़ी रहती है। गौरी कवि ने सबके साथ बुराई की और सबको तंग किया, इसलिए कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता और वो वहीं पड़ी रोती रहती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया अपना दाना ढूंढ लेती है और फिर कालू कौवे से कहती है, कौवे भैया, मैंने अपना दाना खा लिया और अपने परिवार के लिए दाना जमा भी कर लिया, मगर तुम्हारे पास दाना नहीं है। क्या तुम अपने परिवार के लिए दाना नहीं लेकर जाओगे? कौन सा परिवार, कौन सा दाना? मैं अपने लिए जीता हूँ, मुझे परिवार की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपना पेट भर लिया, मुझे किसी की कोई चिंता नहीं है और ना ही मुझे किसी की जरूरत है। कौवा ऐसे कहते हुए पेड़ के साथ टेक लगाकर सो जाता है और चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेकर चली जाती है। घर जाकर चिड़िया अपने बच्चों को दाना देती है। बच्चे दाना खा रहे थे, जिन्हें देखकर चिड़िया बहुत खुश थी। मम्मा, पापा कब आएंगे? मैं भूखा हूँ, पापा कब आएंगे? जग्गू बेटा, अब तो सारे जंगल के पक्षी दाना लेकर वापस घरों को आ गए हैं, तुम्हारे पापा न जाने कहाँ चले गए हैं, मैं पड़ोसियों से पूछ कर आती हूँ। फिर गौरी कवि अपनी पड़ोसन चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, मेरा बेटा बहुत भूखा है, क्या तुमने कालू को कहीं देखा है? वो अभी तक दाना लेकर घर नहीं आया। गौरी बहन, वो मेरे साथ ही भोजन लेने गया था, मगर वो अपना पेट भरकर वहाँ ही पेड़ के साथ लगकर सो गया। वो कह रहा था, मुझे परिवार की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने परिवार के लिए दाना नहीं लेकर जा सकता। इससे तो अच्छा है मैं मर ही जाऊं। एक माँ अपने बच्चों को कैसे भूखा देख सकती है। गौरी कवि उड़ती हुई कालू कौवे के पास पहुँच जाती है। कालू, उठो उठो कालू, तुम यहाँ सोए हो और जग्गू भूख से मर रहा है। तुमने मेरी नींद खराब कर दी, क्यों आई हो तुम यहाँ? तुम्हें बताया किसने कि मैं यहाँ हूँ? अभी तुम जवान हो, जब बूढ़े होगे तो फिर पता चलेगा कि घर परिवार क्या होता है। जब बूढ़ा हूँगा तो देख लूंगा, अभी तक तो मैं अपना पेट भर सकता हूँ, मैं उड़ सकता हूँ, मैं लड़ाई कर सकता हूँ। गौरी कवि क्या करती, वो बेचारी अपने बेटे को भूखा कैसे देख सकती थी। गौरी कवि सारे जंगल में इधर उधर दाना देखती है, मगर शाम के बाद दाना कहाँ मिलता है।
थक हार कर गोरी कौवी वापिस अपनी पड़ोसन चिड़िया के पास जाती है और उससे 2 दाने उधार ले लेती है। चिड़िया, कल से मैं भी तुम्हारे साथ दाना लेने जाया करूंगी। जब तुम दाना लेने जाओ तो जाते समय मुझे साथ ले जाना। गोरी, मैं तो सुबह सवेरे ही निकल जाती हूँ, मैं तुम्हें भी साथ ले जाऊंगी। कौवा अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, गोरी, कुछ तो है, तुम किसी आधी रात के बाद कालू कौवा घर आता है और चुपके से अपने घोंसले में लेटकर सो जाता है। सुबह सवेरे ही चिड़िया गोरी कौवी को लेने आ जाती है। गोरी, कालू अभी तक सोया हुआ है। रात न जाने किस समय घर आया और न जाने अब कब उठेगा। मम्मा, मैं भी सो जाऊंगा, पापा मुझे पीछे से मारते हैं। नहीं बेटा, तुम थक जाओगे। गोरी कौवी और चिड़िया दाना लेने चली जाती हैं। चिड़िया और कौवी दाना ढूंढ रही थी कि वहाँ भागा भागा तोता आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, कल जंगल में तूफान आने वाला है, हमें तूफान के आने से पहले पहले किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। ये बात सुनकर चिड़िया और गोरी कौवी डर जाती हैं। मगर कहाँ तोते, सब पक्षी कहाँ जा रहे हैं? मैंने और कबूतर ने फैसला किया है कि हम सब पूर्व वाले जंगल चले जाएंगे। वहाँ का तापमान भी ठीक है और भोजन की भी कोई कमी नहीं है। चिड़िया, कालू नहीं मानेगा, वो कभी भी हमें नहीं जाने देगा। गोरी, कब तक उस आवारा कौवे के सहारे जिंदगी गुजारोगी? अपने बेटे की खातिर तुम्हें फैसला करना होगा। अगर वो ना भी माने तो तुम्हें हमारे साथ जाना ही होगा, क्योंकि पिछली बार तूफान में कई पक्षी मारे गए थे। शाम को गोरी कौवी घर जाकर कालू से कहती है, जग्गू के पापा, अब हमें यहाँ से जाना होगा। सब जा रहे हैं क्योंकि कल जंगल में तूफान आ रहा है। कोई नहीं जाएगा, वो जाते हैं तो जाएं, हम तो इसी जंगल में रहेंगे। मुझसे दूसरे जंगल जाकर नया घर नहीं बनेगा। हम कुछ दिनों के लिए तिनकों का घोंसला बना लेंगे। कालू, मान जाओ, हमारा बेटा भी है, क्या बनेगा हमारे बेटे का? मगर कालू कौवा नहीं मानता। दूसरी सुबह चिड़िया, कबूतर और तोता गोरी कौवी को लेने पहुंच जाते हैं। मैंने कहा खबरदार, कोई नहीं जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मैं जा रही हूँ। मैं अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकती। सोच लेना, दोबारा मैं किसी को इस घर में आने नहीं दूंगा। जब हम वापिस आएंगे तो फिर देख लेंगे, अभी तो हम जा रहे हैं। कौवे, मारे जाओगे, जिद छोड़ दो। तूफान से कैसे सामना करोगे? मैं कोई बूढ़ा कौवा हूँ? अभी मैं 80 साल का जवान हूँ। तेरी सारी जवानी बारिश के पानी में बह जाएगी। अपने दोस्तों के बिना, अपने परिवार के बिना तुम कैसे अकेले तूफान से मुकाबला करोगे? सब कौवे को समझाने की कोशिश करते हैं, मगर वो तो दूसरे जंगल जाकर काम करने से डर रहा था। गोरी कौवी भी अपने बेटे को साथ लेकर अपने दोस्तों के साथ ही निकल जाती है। दोपहर तक वो पक्षी पुराना जंगल छोड़कर नए जंगल तक पहुंच जाते हैं। फिर वो सब थोड़ी देर आराम करने के लिए रुक जाते हैं। चिड़िया अपनी पोटली से दाना निकालकर अपने बच्चों को देती है। वो सब नदी से ठंडा पानी पीते हैं और फिर से उड़ते हैं। शाम से पहले पहले वो सारे दोस्त पूर्व वाले जंगल पहुंच जाते हैं। दोस्तों, अब हम रात गुजारने के लिए अपने अपने तिनकों के घोंसले बना लेते हैं। अगर मिलकर काम करेंगे तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। मैं लकड़ियाँ लाता हूँ और मैं सूखा घास। मैं और चिड़िया घोंसले बनाने का काम शुरू करती हैं। फिर वो सब अपना अपना काम बांटकर काम में लग जाते हैं। पीछे कालू कौवा घर की छत पर चढ़कर सो रहा था। तेज हवा का उसे एहसास ही नहीं था। उसे ये भी खबर ना थी कि थोड़ी देर बाद जंगल में क्या होने वाला है। रात शुरू होने से पहले ही जंगल में तूफान आ जाता है। कौवा उठकर घर की खिड़की बंद करता है, मगर तूफान इतनी जोर का था कि उसके घर की खिड़की उखड़कर दूर जा गिरती है। बारिश का पानी कौवे के घर में आने लगता है। कौवा इधर उधर देखता है कि अब वो कहाँ जाए। अभी वो घर से बाहर निकला ही था कि उसका घर भी नीचे गिरकर टूट जाता है। कोई है, मेरी मदद करो, मैं मुश्किल में हूँ। कौवा बेबस मदद की गुहार लगा रहा था। दूसरी तरफ सारे पक्षी पूर्व वाले जंगल में अपने अपने घोंसले बनाकर सुरक्षित सोए हुए थे। वहाँ ना बारिश थी ना तूफान।
कौवा उड़ने की कोशिश करता है तो एक कांटेदार पेड़ में फंस जाता है। शायद अब मैं इसी पेड़ में फंसा फंसा मर जाऊंगा। बहुत बड़ी गलती की जो मैंने उन सब की बात ना मानी। आज अगर मैं अपने परिवार के साथ होता, अपने दोस्तों या पड़ोसियों के साथ होता, तो कोई ना कोई मेरी मदद जरूर करता। सारी रात तेज हवा से मार खाते खाते सुबह तक कौवा अपनी जान गंवा बैठता है। गौरी कौवी की अपनी सास के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी। दोनों में रोजाना नोक झोंक होती थी। एक दिन गौरी कौवी अपनी अलमारी खोलती है। वहाँ उसकी सास का गहनों का डिब्बा रखा हुआ था। गौरी कौवी वो डिब्बा उठाती है और उसे खोलकर गहने देखने लगती है। कितना प्यारा सोने का हार है। पता नहीं कब उस बुढ़ी से मेरी जान छूटेगी और ये सोने का हार मैं अपने गले में पहना करूँगी। पीछे से गौरी की सास भी आ जाती है। बहू, मेरे गहनों का डिब्बा खोल कर क्यों खड़ी हो? वो मैं तो बस अलमारी की सफाई कर रही थी तो इसे भी खोल कर देख लिया। मुझे पागल मत बनाओ। बूढ़ी हूँ लेकिन अंधी नहीं हूँ। मुझे सब पता है कि कैसे मेरे सोने के हार पर तुमने नजर रखी हुई है। तुम तो यही चाहती हो कि यहाँ मुझे कुछ हो और वहाँ मेरे गहने तुम्हारे पास आ जाएं। चाहती तो मैं यही हूँ, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या खाती हो कि तुम्हें कुछ होता ही नहीं। रानू की भी मेरे साथ ही शादी हुई थी। वो कितनी भाग्यशाली है कि साथ ही उसकी सास मर गई। अब कोई उसे कुछ कहने वाला नहीं और एक मैं हूँ यहाँ पर बेचारी जो मुझ पर 24 घंटे मुसल्लत रहती हैं। आने दो मेरे बेटे को घर, सब बताती हूँ तुम्हारे बारे में। जब कालू कौवा काम से घर आता है तो उसकी माँ गौरी की सारी बातें कालू को बता देती है। बेटा, मैं तो बूढ़ी हूँ, कभी गलती से मेरे मुंह से कुछ निकल जाता है, लेकिन तुम्हारी पत्नी तो बात पकड़ कर ही बैठ जाती है। हर समय मेरे मरने के बारे में सोचती है। माँ, आप भी तो बहुत शौक से गौरी को बहू बना कर लाई थी और अब खुद उसे तंग आ गई हैं। हाँ, तो मुझे क्या पता था कि ये आकर मेरी ही जान की दुश्मन बन जाएगी। अच्छा, मैं समझाता हूँ गौरी को। फिर कालू कौवा गौरी कौवी के पास जाता है। आगे हो अपनी माँ के पास से, जरूर पटियां पढ़ाई होंगी तुम्हें तुम्हारी माँ ने मेरे खिलाफ। गौरी, अब वो बूढ़ी हो गई हैं। अगर कुछ ऐसा वैसा बोल दिया करे तो तुम खुद ही चुप हो जाया करो, लेकिन तुम भी आगे से पूरे जवाब देती हो। मुझे नहीं, अपनी माँ को जाकर समझाओ कि मेरे मुंह ना लगे, वरना ऐसी ही बातें मेरे मुंह से निकलेंगी। अगले दिन कालू कौवे को किसी काम से दूसरे जंगल जाना पड़ता है। माँ, गौरी, मैं शायद अब 2-3 दिन बाद घर आऊँ। प्लीज पीछे से कोई झगड़ा मत करना। सुन लिया बहू, अब मुझसे लड़ाई मत करना। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। गौरी कौवी नदी से पानी लेने जाती है तो वहाँ उसे उसकी दोस्त चमकीलो मिल जाती है। कैसी हो गौरी सहेली, आज बड़े दिनों बाद मिली हो। क्या ही बताऊं चमकीलो मैं तुम्हें, मैं तो अपनी सास से बहुत परेशान हूँ। मेरा जीना मुश्किल कर रखा है उसने। लो बस इतनी सी बात, मैं तुम्हें अभी इस मसले का हल बताती हूँ। अच्छा जल्दी बताओ फिर। सास को किसी बहाने से वीरान पहाड़ों वाले जंगल छोड़ाओ। वहाँ जो चीलें रहती हैं तुम्हारी सास को खा जाएंगी, फिर ना सास होगी और ना ही लड़ाई। मुझे पता था कि मेरी सहेली के पास इस मसले का हल जरूर होगा। मैं तो आज ही उस बूढ़ी को वहाँ ले जाती हूँ। गौरी कौवी पानी लेकर घर जाती है और अपनी सास से कहती है, सासू माँ, मैं आपको बताना भूल गई। रानू चिड़िया ने आज शाम हमारी दावत की है। वो मुझे नदी पर मिली थी, कह रही थी कि शाम को जरूर मेरे घर आना। वो हमें बैठे बिठाए भला क्यों दावत देने लगी। सासू माँ, रानू चिड़िया ने अंडे दिए हैं, उसी की खुशी में उसने हमें दावत पर बुलाया है। उसका और तो कोई जाने वाला है नहीं, इसलिए वो हमें ही अपनी खुशी में शामिल करना चाहती है। अच्छा, अगर ऐसा है फिर तो हमें ज़रूर जाना चाहिए। फिर शाम को गौरी कौवी अपनी सास को साथ लेकर उड़ती है और उसे पहाड़ों की तरफ ले जाती है। अरे बहू, ये तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? इस तरफ तो किसी पक्षी का घर नहीं है। नहीं नहीं सासू माँ, बस थोड़ी ही दूर और। गौरी अपनी सास को पहाड़ों वाले जंगल ले जाती है।
सासू माँ, मुझे लगता है मैं रास्ता भूल गई हूँ। मैं किसी से रास्ता पूछ कर आती हूँ, आप तब तक यहीं बैठ जाएं। जल्दी आना बहू, मुझे यहाँ डर लग रहा है। गौरी अपनी सास को वहाँ छोड़कर खुद घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ से रानो चिड़िया दाना लेकर गुजरती है। सुनो चिड़िया बेटी, मेरी मदद करो। रानो चिड़िया गौरी की सास के पास आती है। जी माँ जी, बताएं मैं आपकी क्या मदद करूं? बेटी, हम इस जंगल में खो गए हैं। मैं और मेरी बहू किसी रानो चिड़िया के घर जा रहे थे, लेकिन रास्ता भूलकर यहाँ आ गए। माँ जी, मैं ही रानो चिड़िया हूँ, आए मेरे साथ, मेरे घर चलें। मेरी बहू पता नहीं कहाँ चली गई, वो तो तुम्हारे घर का रास्ता ढूंढने गई थी। माँ जी, गौरी ने ज़रूर आपके साथ मजाक किया होगा, वरना उसे मेरे घर का रास्ता कैसे भूल सकता है। वो तो हर रोज़ मेरे घर से कोई ना कोई चीज़ लेकर जाती है। वो तो पहले ही मुझे मारना चाहती थी, ये सब उसने मुझे मारने के लिए ही किया है। माँ जी, हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा, ये चीलों का इलाका है। फिर रानो चिड़िया गौरी की सास को अपने घर ले जाती है और उसे अच्छा सा भोजन खाने को देती है। रानो बेटी, तुम्हारे हाथ में तो बहुत जायका है। माँ जी, मेरी सास को भी मेरा खाना बहुत पसंद था। उनके जाने के बाद मैं तो बिल्कुल अकेली हो गई थी। एक तुम हो जो अपनी सास का ख्याल रखती थी, और एक मेरी बहू है जो मुझे मारना चाहती है। गौरी की सास खाना खाकर अपने घर वापस चली जाती है। गौरी कभी घर में सोने का हार निकाल कर खड़ी थी। अब तक तो वो बुढ़िया मर भी गई होगी, अब तो ये हार मेरा हुआ। पीछे से उसकी सास भी आ जाती है। इतनी आसानी से मैं मरने वाली नहीं हूँ। गौरी डर जाती है और अपने कमरे में भाग जाती है। जब अगले दिन गौरी कव्वी नदी से पानी लेने जाती है तो उस नदी पर पहले ही बहुत से पक्षी थे। गौरी कव्वी दूसरी नदी की तरफ जाती है। वहाँ एक पेड़ में चील छुपकर बैठी थी। वो गौरी कव्वी को पीछे से पकड़ लेती है। बहुत दिनों से भूखी थी, आज तो भोजन मिल गया मुझे। गौरी रोने लग जाती है। चील गौरी कव्वी को पेड़ के साथ बांध देती है। तोता गौरी को देख लेता है और जल्दी से जाकर गौरी की सास को बता देता है। गौरी की सास डंडा उठाती है और अपनी बहू की मदद को चाहती है। गौरी की सास पीछे से जाती है और जोर से डंडा चील के सर पर मारती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू को हाथ लगाने की? निकल यहाँ से। चील डरकर वहाँ से भाग जाती है। दोनों गौरी और सास घर आ जाती हैं। मुझे माफ कर दे सासू माँ, मैंने आपको मारना चाहा, लेकिन आपने फिर भी मेरी जान बचाई। बहू, मैं भी तुमसे अपने गहनों के लिए फजूल में ही लड़ाई करती हूँ। ये गहने तो अब तुम्हारे ही हैं, इनको अलमारी में सजा कर रखने से मैंने क्या ही कर लेना है। फिर गौरी की सास अपनी बहू को सोने का हार दे देती है और दोनों सास बहू प्यार से मिलजुल कर रहने लगती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।